ऑलराइट देन, तो स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम में जैसे आपको नॉर्मल केमिकल इक्विलिब्रियम में देयर इज अ रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और उनके रेशियो के बारे में, रेट के बारे में होता है। यहां कहानी सब कुछ एक जैसा है, बस फर्क इतना है यहां पे आयोन्स के बीच का इक्विलिब्रियम हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से स्पीशीज डिस्कस करेंगे? तो आयोन्स मतलब ऐसे सॉल्यूशन के बारे में जिसके अंदर आयोन्स प्रेजेंट हो, और फिर हमें समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट भाई? इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सोर्स है कंपाउंड का जिसको पानी में डालने पे आयोन्स फर्निश करे। अब इन आयोन्स के अंदर अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने 0.1 मोल कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया है और पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट टूट गया, जैसे 0.1 मोल सोडियम क्लोराइड लिया, अब पानी में जाने के बाद सोडियम क्लोराइड अब रहा ही नहीं, क्या बन गया फिर वो? Na+ आयोन्स एंड Cl- आयोन्स। ये सुनो, तो सोडियम क्लोराइड अगर मैंने 0.1 मोल पर लीटर लिया हुआ है तो ये पानी के अंदर इस फॉर्म में रहता ही नहीं है, इस फॉर्म में रहता है। सोडियम क्लोराइड इस फॉर्म में रहता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पूरा घुल गया। ऐसा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर जाए उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लिस्ट भरी पड़ी है। अच्छा, क्या इलेक्ट्रोलाइट होने के लिए आयनिक बॉन्ड ही जरूरी है? बिल्कुल नहीं, कोवेलेंट भी होते हैं, जैसे HCl। HCl भी अगर इसके जगह आप ले रहे हो 0.1 मोल पर लीटर, तो ये भी पूरी तरीके से टूट के H+ एंड Cl- कितना देगा? 0.1 एंड 0.1। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक प्रॉपर दिमाग में कैटेगराइजेशन होना चाहिए। चलो बताओ, देखते हैं कितने लोग बता सकते हो। बोलो, अगर इलेक्ट्रोलाइट को मैं मेजरली क्लासिफाई करूं तो मेरे पास आएगा एक एसिड, बेस एंड सॉल्ट। यस और नो? अब मैं देखना चाहता हूं आपको, मैंने बोला था कि थोड़ा पढ़ के आना आप लोग। एसिड में कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है? हाथ उठाओ पहले, कौन बताएगा? हाथ उठाओ, कितने लोग बता सकते हो? जितने लोग बताओगे उतने लोग पढ़ के आए हो, बस। और क्या? बोलो। और बिल्कुल सही, स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl का नाम और बताओ। क्या देख करके H2SO4 को बोला? टर्मिनल ऑक्सीजन। दो या उससे ज्यादा हो तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। HClO4, तो ये ऑक्सी एसिड की कैटेगरी है, और ये कौन सी है? हाइड्रा एसिड। क्या हाइड्रा एसिड में हमारे पास कुछ और नाम है? कौन कौन से है भाई? अश्मित बताओ। नहीं पढ़ा ना? अभी भी नहीं पढ़ा? मैंने पूछा और अच्छे हाइड्रा एसिड बताओ कुछ। HBr, HI, और इंटरेस्टिंगली अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो HCl, HBr, HI में एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर है। मतलब सबसे पावरफुल कौन है? HI। नीचे जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है बॉन्ड एनर्जी की वजह से। याद है ना? HClO4, HClO2, HClO3, ये सब इसमें 2 नहीं बल्कि 3 वाला, ये सब किसमें आ जाते हैं? स्ट्रॉन्ग। अब जब वीक एसिड की बात होगी तो H2S, हाइड्रा एसिड बस इतने ही स्ट्रॉन्ग है, इसके अलावा नहीं। हाँ, एसिटिक एसिड 1 टर्मिनल ऑक्सीजन। हाँ, आप सल्फ्यूरिक एसिड भी, सॉरी सल्फ्यूरस एसिड भी बोल सकते हो, HNO2 भी बोल सकते हो, एक टर्मिनल ऑक्सीजन है बस। H3PO, फॉस्फोरस के कोई भी एसिड लेके आ जाओ, PO4, PO3, PO2, सारे वीक एसिड। तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे मान लो कभी क्वेश्चन दिया कि व्हाट इज द concentration of H+ ion when HCl 0.1 mole is dissolved in 1 liter of water. When HCl is dissolved in 1 liter of water and the same amount, क्या जो H+ मिलने वाला है दोनों में सेम होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं सेम होगा? क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग पूरी तरीके से टूटेगा तो 0.1 से 0.1 मिलेगा, और ये बहुत कम टूटता है तो ये 0.1 माइनस एक्स जाएगा, तो ये एक्स मिलेगा, ये एक्स मिलेगा। और ये एक्स भी निकालने के लिए मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए, और जब एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो होता है Ka। नाम होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट।
सभी को समझ में आ रहा है? बोलो। तो अब जैसे मान लो इसी पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, तो अब जैसे सभी की बात किस में हो रही है, वाटर के लिए, तो सबसे पहले वाटर की प्रॉपर्टी भी जानना जरूरी। देखो मेजर क्वेश्चंस इसमें कैसे आएंगे, इस तरह के टॉपिक में कैसा क्वेश्चन आएगा, वीक स्ट्रांग तो अपने जगह, वो कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, उसके सीधे एप्लीकेशन पे आएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बताइए पीएच कितना है, बताइए पीओएच कितना है, ये क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में मोस्टली क्वेश्चन यही आता है। या किसी एक पर्टिकुलर आयन का कॉन्सेंट्रेशन पूछ लेगा, जैसे यहां पूछ लेगा साइनाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन बताओ कितना आएगा, Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बताओ। इसको लाने के लिए सही हो पाए हमारा न्यूमेरिकल, सही हो पाए हमारा आंसर, इसके लिए जरूरी क्या है, हमें इसमें क्लैरिटी होना चाहिए स्ट्रॉन्ग कौन है वीक कौन है। चलो फॉर इंस्टेंस अगर मैं वाटर की बात करूं तो सारा चीज हमारा वाटर के अंदर है, तो पहले वाटर को ही समझ लेते हैं। क्या वो इलेक्ट्रोलाइट है भी? बहुत ही पुअर इलेक्ट्रोलाइट है तो क्यों नहीं है? वाटर डिसोसिएट करके क्या बनता है, H+N। इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, जिसको आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्या इक्विलिब्रियम पे मैं ऐसा लिख सकता हूं? बताओ, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। और बताओ इसका डेंसिटी कितना होता है प्योर वाटर का, 1 ग्राम पर। अच्छा इसमें आपने कुछ नहीं मिलाया है, अब मैं पूछूं इसकी मोलैरिटी बताओ, तो क्या नहीं निकल जाएगा? हाँ, मोलैरिटी ऑफ प्योर लिक्विड डेंसिटी से निकालते हैं, और मोलैरिटी का फॉर्मूला वही है जो लगाते हैं, क्या होता है भाई, मोल बाई वॉल्यूम। बताओ इसका 1 लीटर तुम ले लो, 1 लीटर में कितने ग्राम आएंगे, 1 ml में 1 ग्राम है, तो 1 लीटर में कितना, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम, ग्राम नहीं चाहिए मेरे को, मोल चाहिए, मोल 18। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 55.5। इसलिए वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इस 55.55 जब भी लार्ज एक्सेस में हम लेते हैं उसको रखते हैं। क्या हर जगह ये रखेंगे? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन आता है, कई बार बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि वहां पे वाटर का कितना लेना है। एसिटिक एसिड अल्कोहल से जब रिएक्ट करके और क्या बनता है, एस्टर, तो यहां जो वाटर निकल के आता है, यू कैन नॉट कीप इट्स कॉन्सेंट्रेशन टू बी 55.5, क्योंकि यहां बड़ा ये लिमिटेड कुछ फ्यू ग्राम्स मिल रहा है, यहां पूरा एक्सेस में यही है, पानी ही पानी। ये एक्वस सॉल्यूशन नहीं है, ये प्योर एसिड है, ये प्योर अल्कोहल है, ये रिएक्ट कर रहा है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। आ रहे बात समझ में? यहां कभी गलती से भी H2O का वैल्यू नहीं, तो इसलिए इसका जो भी मोल आया, जो भी वॉल्यूम है कंटेनर का, उससे डिवाइड करके इसका कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, और यहां पे सिर्फ वाटर के डेंसिटी से ही निकाल करके हम लोग चलेंगे। क्या समझ में आ रहा है सबको बात कैसे कर रहे हैं हम लोग? ओके जी। तो कहने का मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम में H2O जहां भी दिखेगा उसका 1 मोल पर लीटर ले लेना है। ये आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट ही नहीं है, तो बिल्कुल नॉर्मल केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट है। 55.55 लेना है। अब बताओ ये वैल्यू तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो ये अगर एक कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो K आयोनाइजेशन इनटू H2O, दिस वैल्यू इटसेल्फ विल बिकम अ कांस्टेंट वैल्यू, यस और नो? ये वैल्यू खुद में क्या हो जाएगा, नया कांस्टेंट, इसी को KW बोलते हैं। क्या बोलते हैं, याद रहेगा सभी को? अच्छा जी, ये KW इसी को बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट। देखो आप ध्यान से, राइट साइड में आयनिक प्रोडक्ट, ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना। आयनिक प्रोडक्ट आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के साथ भी यूज होता है। जैसे मान लो AgCl मैंने यहां लिया है, मैं पूछूं इसका आयनिक प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन बताओ, तो आप बोलोगे Kg प्लस इंटू Cl माइनस का प्रोडक्ट इज आयनिक प्रोडक्ट, इट इज इक्विवेलेंट टू Q वैल्यू। याद आ रहा है? Q ग्रेटर देन K हुआ, K ग्रेटर देन, तो ये बिल्कुल अलग कहानी है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज द प्रोडक्ट ऑफ H प्लस एंड OH माइनस एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज नॉट एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये तो सिर्फ प्रोडक्ट है इन दोनों का एट एनी टाइम, और ये प्रोडक्ट कब है, एट इक्विलिब्रियम। कितनी वैल्यू होती है? ऐसे तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि आपको पता है एंडोथर्मिक कोई भी रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अच्छा बताओ ये रिएक्शन कौन सा है, एंडो या एक्सो? तो न्यूट्रलाइजेशन थर्मोडायनामिक्स में हमने पढ़ा था, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो ये रिएक्शन होता है, कौन सा, H प्लस प्लस OH माइनस, क्या बनता है,
H2O, और हमने पढ़ा था ये एक्सोथर्मिक, इसका वैल्यू भी याद किया था -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, याद आ रहा है क्या? ये एक्सोथर्मिक है तो इसका उल्टा, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? बढ़ता है। इसलिए रूम टेम्परेचर पे जो Kw होता है, रूम टेम्परेचर पे Kw वो कितना होता है? -14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। और यही अगर आप 1995 के पास पहुंचते हो तो ये वैल्यू -14 के बजाय -13 या उससे भी थोड़ा ज्यादा आ रहा है सबको समझ में। और ठीक उसी तरीके से अगर आप लोअर साइड में जाते हो, 25 डिग्री से नीचे 1-2 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाते हो, 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाते हो, तो ये -14 से भी घट के कितना होता है? -15, इतना खराब हो जाता है। ये प्योर वाटर ही है, तो ऑफ कोर्स इसका जो आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू है टेम्परेचर, सिर्फ इसी का नहीं, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट मिलेंगे सभी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। इज दैट क्लियर? अब इसमें क्वेश्चन कैसा आता है? एक तो सिंपल एकदम बेसिक प्लेन क्वेश्चन कि भाई अगर मान लो तुम्हारे पास सिर्फ प्योर वाटर ग्लास में भर के दे दिया गया और रूम टेम्परेचर पे रखा हो, तो बताओ उसका पीएच कितना होगा? कैसे निकालेंगे? एकदम आसान, आपको कुछ नहीं आता है, जीरो से शुरू करो, जीरो से शुरू करो। क्या है इसका? Kw कितना है भाई? -14। आपको क्या निकालना है? पीएच ना। पीएच होता क्या है पहले वो समझ लो। पीएच क्या होता है? -log⁻10 H+। पीओएच निकालना हो तो -log⁻10 OH-। ऐसे ही pKw कोई पूछे तो क्या है? -log⁻Kw। ऐसे कोई आपसे पूछे pKa क्या होता है तो -log⁻Ka⁻10 अंडरस्टूड है। pKb क्या होता है जी? पीके इंडिकेटर क्या होता है? तो ये सारे देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का माइनस लॉग टर्म है, के इंडिकेटर, बेस टर्म, बस इतने सारे टर्म्स हैं। अब जैसे मान लो इसी पे क्वेश्चन आ गया आपको कि हाँ भाई Kw इतना है 25 डिग्री पे, अब मुझे बताओ पीएच। पीएच के लिए आपको क्या चाहिए? H+। H+ के लिए इक्विलिब्रियम यूज करेंगे, बताओ इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 55.55 माइनस एक्स, तो ये कितना बनेगा और ये कितना बनेगा? और आपको पता है Kw का वैल्यू क्या होता है? H+ इंटू OH आयन। ये वैल्यू कितनी है? x इंटू x² इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, आया बात समझ में? अब ये बात दिमाग में बिठा लो अच्छे से कि जो प्योर वाटर रखा है रूम टेम्परेचर पे, तो उससे आने वाला H+ आयन कितना होता है? 10 टू द पावर, और ये वैल्यू अच्छे से दिमाग में बैठ जाए क्योंकि आगे आने वाले ट्रबल को हम झेल पाए। समझ में आया? अब इसी में एक कॉमन आयन का क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि इसी वाटर के इक्विलिब्रियम में, पुलकित खड़े हो जाओ, इसी वाटर के इक्विलिब्रियम में अगर मैं बाहर से H+ आयन डाल दूं तो वाटर का डिसोसिएशन और बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्यों जाएगी बैकवर्ड? चलो कॉमन आयन तुमको नहीं पता था तो कैसे समझाते? क्यों जाएगी वही तो मैं पूछना चाह रहा हूं। डू यू हैव एनी वैलिड मैथमेटिकल प्रूफ कि ये पीछे जाएगा? किसका नेग्लिजिबल अमाउंट है? नहीं, बिल्कुल मजा नहीं आया, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल क्लियर नहीं है। यस अनाहिता बताओ। अगर इक्विलिब्रियम पे H+ आयन बढ़ गया तो ये पीछे जाएगा, ये तो बात बिल्कुल सही है। क्यों आएगा? इसका लेजिटिमेट प्रूफ बताओ मुझे, कोई कौन बताएगा? हाँ बोलना बेटा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि पहले इक्विलिब्रियम पे था तो K था, अब जैसे ही आपने वो ऐड कर दिया H+ आयन तो प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ गया, तो Q बढ़ गया तो पीछे आएगा। और कोई तरीका? ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अलावा भी बोलो रवजोत। एकदम लास्ट तक दिखाई देना चाहिए। अरे ये सबका जन्म बाद में हुआ है, पहले जन्म किसका हुआ है? रेट का। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि रेट ऑफ बैकवर्ड कैन बी रिटन एज के बैकवर्ड इंटू H+ आयन एंड OH आयन। जैसे ही सर आप ये बढ़ाओगे तो रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ जाएगा, तो नेचुरल सी बात है रिएक्शन पीछे आएगा। सीधा सीधा आंसर कभी नहीं करोगे, घुमा फिरा के करोगे। सीधा आंसर चाहिए बिल्कुल कि इससे सर ये लो, ये एक्सप्रेशन होता है ना, इसमें ये वैल्यू बढ़ा दोगे बढ़ जाएगा, पीछे आ जाएगा।
एलसीपी मैंने बोला है कि ठीक है, याद रखो, कभी एलसीपी का क्वेश्चन आया वैसे कहानी करके तो ठीक है, और नहीं तो दिमाग में क्या रखो, हमेशा रेट रखना है। इज दैट क्लियर? रिएक्शन पीछे जाएगा, रिएक्शन पीछे जाएगा तो डिसोसिएशन और कम होने का मतलब 10 के पावर -7 जो दे रहा था, हो सकता है 10 के पावर -10 हो जाए, -15 हो जाए, -20 हो जाए, हो सकता है ना? बोलो, एक क्वेश्चन करो, लिखो, फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ प्योर वाटर एंड degree of dissociation of water when 0.1 mole of HCl is mixed in 1 liter of water. Find the degree of dissociation of pure water, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है? And find the degree of dissociation of water when 0.1 mole of HCl is added in 1 liter of water. बस वो फ्रैक्शन के फॉर्म में ही लिख के दिखा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, प्योर वाटर का कितना आया? प्योर वाटर का कितना आया? H2O, H+ आयन एंड OH माइनस, कुछ नहीं डाला है, रूम टेम्परेचर है, तो सॉरी ये वैल्यू कितनी है? -14। और ये कितना है बेटा? C कितना है? 55 C माइनस एक्स एन एक्स, और हमें पता है x² इज इक्वल टू कितना? KW। x की वैल्यू कितनी आ गई? -7। तो अल्फा कितना हो गया? H2O x/C इंटू, मतलब बस इतना ही रहने तो फ्रैक्शन में। x कितना था? 10 के पावर -7, ये 55.55। ये पहला, पहला कितने लोग का सही हुआ? हाथ उठाओ। पहला सही है ना? ओके, ये फर्स्ट था। सेकंड अब निकालो, सेकंड कितने लोग का आ गया वो बताओ। यहाँ वैल्यू कितनी है बस इतना बता दो। 10 टू द पावर -13। चलो, ये कितने लोग का ये आ रहा है? हाथ उठाओ। ठीक है, बाकी लोग ट्राई करो, अभी टाइम लेना है। टेक 1 मोर मिनट, उसके बाद मैं समझाता हूँ। आ जाओ, चलो समझाता हूँ। देखो ध्यान से, सभी लोग ध्यान से देखो। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ और नहीं चाहिए बैकग्राउंड इसके लिए। देखो, ये बताओ, अब जब तुम क्या डाला है इसमें, बताओ क्या डाला है? पहला तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए, क्या HCl वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रॉन्ग? ये क्लियर है सबको? अब आप वो लिखोगे अपने नोटबुक में, इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इस वजह से जितना भी मैंने मोल लिया पूरा ही टूट जाएगा। क्या टूट के बनाएगा? ये क्या बनाएगा? और H+ यहां कितना बन रहा था?
C माइनस एक्स, ये x एंड ये x, यही था ना। H प्लस पूछा जाए कितना है सॉल्यूशन में तो क्या बोलोगे, कितना है 0.1 प्लस एक्स। भाई यहां से यहां, अब एक बात बताओ, H प्लस अगर यहाँ है और मैं ये बोलूं कि बेटा KW का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू दिस इनटू दिस एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, डू यू गाइस एग्री? अब मुझे बताओ यहां मैं क्या रखूं, क्या यहाँ x रखूं या 0.1 प्लस एक्स? क्यों 0.1 प्लस एक्स? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ही H प्लस आयन का उतना है, वो दोनों रिएक्शन के लिए अलग अलग नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल नहीं अंदर बोलेगा कि नहीं मैं तो वाटर से आया हुआ हूं, तुम तो दूसरे जगह से आए हो, हम दोनों अलग अलग है। ऐसा होगा क्या? नहीं ना, ऐसा नहीं ना होने वाला है, क्योंकि रेट के लिए तो आपको नेट चाहिए। तो इसलिए यहां पे आप ये लिखोगे 0.1 और ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ऐसा लिखना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं, बड़ा सिंपल सा लाइन है कि जब भी कोई कॉमन आयन मिल जाए तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हर रिएक्शन में साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के अंदर सेम ही रखना होता है। अब वो कितना रखना होता है अलग से आप एक क्वेश्चन पूछ करके अपने आप से यहां लिख लो, फिर उसी वैल्यू को सब जगह लिख देना। क्या समझ में आ रहा है? अब अगला क्वेश्चन देखना, यहीं से क्वेश्चन बदल जाएगा। अब कितने लोग कह रहे हैं मैं यहां पे रखूंगा सर, कितना रखूंगा, x प्लस 0.1, ये कितना रखूंगा x, और ये वैल्यू किसके बराबर है, -14। तो कितने लोग कह रहे हैं सर हमें तो क्वाड्रेटिक आता है ये सॉल्व करना। कितना आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 0.1 एक्स माइनस 10 के पावर -14 इज इक्वल टू 0। तो क्या यहां से x की वैल्यू निकल नहीं जाएगी जी, माइनस बी 0.1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी 10 के पावर -14 अपॉन कितना 2a। देखो जी सही लिख रहा हूं क्या, सही लिख रहा हूं या नहीं, पहले इतना बताओ बस। अब ये x की वैल्यू जो भी निकालोगे, देखो ये -0.1 प्लस ये माइनस वाला हटा दे रहा हूं मैं, ये वाला वैल्यू बताओ कितना आ रहा है बाहर, बोलो ना, ये लगभग खत्म है इसके सामने। एंड रूट ओवर 0.1 का होल स्क्वायर विल बी 0.1, मिला के ये टेंडिंग तो क्या हो गया, आ रहा है, कुछ समझ आया? अब ये तो वो करके जाएगा जिस बच्चे को कुछ नहीं आता जाता है, एकदम नॉन, मतलब कॉमन सेंस नहीं है उसके पास, पूरा ही नॉनसेंस है, तो यहां से करते हुए लास्ट तक जाएगा एंड फिर कंक्लूड करेगा। जो थोड़ा दिमाग रखा है वो क्या सोचेगा कि यार ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था, ये स्ट्रांग था, ये पूरा 0.1 दे दिया, और जब ये नहीं भी होता HCl तो x जो निकल के आ रहा था अभी हमने निकाला था कितना था, 10 के पावर -7। तो कॉमन आयन के रेस्पेक्ट में जैसे ही कोई H प्लस आयन आया ये और कम हो जाएगा, और अभी हमें वही निकालना है कि कितना आया ये वैल्यू, और कम आएगा। तो ये बताओ x विच इज वेरी वेरी लेस देन, x इज लेस देन 10 के पावर -7 से भी कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से कॉमन आयन आ गया ना इसके वजह से। अब बता, जब ये वैल्यू इतनी हो जाएगी तो 0.1 में x जोड़ेगा तो ये किसके बराबर होगा, पॉइंट। बस इतना सा कर लेते तो जिंदगी तुम्हारी बहुत अच्छी हो जाती। इसके जगह पे, इस पूरे के जगह पे 0.1 लिखते आंसर निकल के आ जाता, 10 के पावर -14 इज इक्वल टू ये वैल्यू कितना, 0.1 इंटू एक्स। अब देखो x कितना आ गया, -13। क्या x हमारा बहुत कम नहीं है इससे, बहुत कम है यार, कितना कम है, ये 10 के पावर -7, ये 10 के पावर -1,00,000 गुना कम हो गया। ये इंपैक्ट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने का। 1,00,000 टाइम कम डिसोसिएट हुआ पहले की तुलना में, जब प्योर वाटर था तब कितना डिसोसिएट हो रहा था, अब कितना डिसोसिएट हो रहा है। तो बेटा तुम्हें x पता चल गया तो क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं पता H2O का? अब बताओ x अपॉन सी, x कितना, -13 अपॉन सी कितना, बताओ कुछ दम था इस प्रॉब्लम में, मैंने कुछ ऐसा मिरेकल यूज कर दिया यहाँ पे? ये सारे स्टूडेंट से होना चाहिए, बस उसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट का आपको ध्यान रखना था, एक तो कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन लिखे कितना, और दूसरा उस x प्लस 0.1 को क्या मैं 0.1 लिख सकता हूं, अगर आपके दिमाग में इस दो चीजों की क्लैरिटी है ना, फिर ये क्वेश्चन खत्म है।
अगर यही स्ट्रगल कर रहे हो तो दोबारा सोचो बढ़िया से, क्योंकि वाटर से आया हुआ H प्लस आयन 10 के पावर -7 प्योर में ही होता है, एंड 10 के पावर -7 इज 0.0000, थक गए तब जाकर के लगेगा। वो इतनी कम वैल्यू है कि उसके सामने 0.1 रख दो, 0.2 रख दो, 0.01 रख दो, सब उससे बहुत बड़ी है। तो जब दो वैल्यू को जोड़ते हो, एक बहुत बड़ी और एक बहुत छोटी, तो उसका आंसर लगभग बहुत बड़ी वाली वैल्यू के इतना सा पॉइंट बस लगाना था। बात बताओ कितने लोग का सही हुआ था? ठीक है, अगला क्वेश्चन देता हूं, आप सही करने की कोशिश करो, लिखो तो। फाइंड द degree of dissociation of water when 0.1 mole NaOH, when 0.1 mole, देखो बेटा सोडियम का कोई भी कंपाउंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, when 0.1 mole of NaOH is added in 1 liter of water at 25 degree Celsius, at 25 degree Celsius, also calculate, और क्या निकालना है आपको? also calculate concentration of H plus ion and OH ion, pH and pOH. कितने लोग का हो गया बेटा? चलो अच्छी बात। आओ देखते हैं, फिर से बताओ, हमारे पास H2O क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट, और उसका कॉमन इक्विलिब्रियम किसके साथ है? NaOH, जो कि क्या है? स्ट्रॉन्ग। ये बार बार रिपीट करना है अपने दिमाग में। NaOH कितना लिया था? 0.1, तो ये कितना आया? ये कितना था? 55.55, ये कितना आया? XX, वेयर हमें ये क्लियरली पता है कि X वैल्यू विल बी वेरी वेरी लेस देन 10 के पावर -7। क्यों लेस देन? कैसे? इक्वल टू क्यों नहीं? क्योंकि कॉमन आयन आ गया है, ये बढ़ जाएगा तो रिएक्शन पीछे जाएगा, पीछे जाएगा तो X का वैल्यू और कम हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? सिंस OH माइनस इज कॉजिंग कॉमन आयन इफेक्ट, इसी को कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। when some common negative ion is present in the strong electrolyte, if that part is added into the equilibrium mixture, it strongly suppresses the dissociation of weak electrolyte. यही सोडियम क्लोराइड डाल देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि सोडियम क्लोराइड डाल रहा हूं, ना तो इससे मैच कर रहा है ना तो इससे मैच कर रहा है, तो इसका जो भी वैल्यू है लगभग वही रहने वाला। आ रहा है समझ में? तो बताओ, अब मैं पूछूं कि OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बताओ तो क्या लिखोगे? तो आप बोलोगे सर 0.1 प्लस X, लेकिन मैं ये पूछूं तो ये कितना हो जाएगा? 0.1। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब वही आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगा दो, H प्लस इंटू OH माइनस, और ये वैल्यू कितनी है बेटा? -14।
H प्लस नहीं पता, OH माइनस कितना है 0.1, तो H प्लस कितना आ गया, और H प्लस इतना आ गया तो क्या pH कितना आ गया। अच्छा OH माइनस पता था तो POH कितना है, क्या ये सबको समझ में आ रहा है। अच्छा बता pH पता है, POH पता है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, आना भी चाहिए, क्योंकि तुम देखो H प्लस इंटू OH माइनस का प्रोडक्ट किसके बराबर है, तो यानी अगर इसी में सिर्फ तुम इसी में ले लो माइनस लॉग KW इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन इंटू OH आयन, इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लो तो माइनस लॉग H प्लस आयन माइनस लॉग OH आयन, ये बता माइनस लॉग दिस इज व्हाट pH एंड ये क्या है POH, इन दोनों का सम किसके बराबर आएगा pKW, एंड pKW 25 डिग्री पे कितना होता है 14, तो ये ध्यान रखना, कई बार पूछता है बेवकूफ बना के कि बताओ pH प्लस POH प्योर वाटर का कितना होता है 25 पे 14, उसमें HCl डाल दे तो POH प्लस POH कितना हो जाएगा 14, NaOH डाल दे, HCl डाल दे, कुछ भी डाल दे, दुनिया भर जहान की चीजें डाल दे, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा KW के बराबर होगा। हाँ इनकी वैल्यू आपस में बदल सकती है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटना पड़ेगा, दूसरा बढ़ रहा है तो जैसे अभी देखो पिछले वाले प्रॉब्लम में जब हमने किया था, जब HCl डाला था उसमें कौन बढ़ गया H प्लस आयन, कौन घट गया, यहां कौन बढ़ गया, कौन घट गया, यहां का pH निकाल लिया, POH निकल गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता चला, बताओ x की वैल्यू कितनी आई निकल करके, ये जो H प्लस आयन है वही तो x है, तो x कितना आ गया 10 के पावर माइनस 13 एंड फिर अल्फा 10 के पावर माइनस 13 अपॉन सेम आंसर। कितने लोग का इस बार सही हुआ तो है ना, आगे समझ में। तो देखो अब मैं स्ट्रॉन्ग, अच्छा इसी में कई बार थोड़ा बहुत घुमाने के लिए, चलो जल्दी जल्दी आंसर करना है, बताओ H2SO4 ले लिया मैंने 0.0 मान लो 1 मोलर ले लिया, 0.01 मोलर, इसका बताओ पीएच जल्दी बताओ तो, find the pH, find the pH of 0.0 1 point, कितना आएगा भाई, पहले बताओ H2SO4 वीक है या स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या इक्वेशन लिखोगे, बताओ इक्वेशन लिखोगे तो H2SO4 अगर टूटा तो क्या देगा एन प्लस सल्फेट आयन, एंड ये जो 2H प्लस आ रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो 2 मोलर H प्लस आयन आ रहा है इसका पॉइंट कितना दिया था 0, तो 1 मोल से इसका 2 मोल, तो इसका कितना बनेगा 0.01 इंटू 2, कितना आ गया H प्लस आयन 0.02 मोल पर लीटर। सर वाटर क्यों नहीं देख रहे हो, अरे देखना होता है लेकिन प्रॉब्लम अभी हमने समझाया, 2 बार से तो करके देख रहे हैं कि वाटर का आया हुआ H प्लस आयन प्योर वाटर में ही 10 के पावर माइनस 7 है, और कोई भी कॉमन आयन आ जाए तो उससे भी कम हो जा रहा है, और 10 के पावर माइनस 7 भी इसमें जोड़ूंगा तो वो कुछ नहीं है इसके सामने, इसलिए अब उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा हूं मैं। आंसर अभी कितना है इतना, तो पीएच निकालना हो तो कितना होगा माइनस लॉग H प्लस आयन टू द बेस 10, बताओ माइनस लॉग टू द बेस 10 0.02 2 इंटू 10 के पावर, अब इसको एक्सपैंड कर लेंगे माइनस लॉग 2 माइनस ऑफ माइनस लॉग 10 के पावर माइनस 2, 10 के पावर माइनस 2 इधर आके क्या बन जाएगा, सॉरी क्या बन जाएगा 2 माइनस 0.3, कितना आ गया आंसर 1.7, आ गया समझ में। तो देखो अभी तक मैंने आपको क्या कराया, प्योर वाटर का केस, और उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट H प्लस आयन या OH माइनस लेकर के जा रहे हो तब क्या हो।
थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे क्वेश्चन। अब मैं एक ऐसा पार्ट लेना चाह रहा हूं, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना चाह रहा हूं, एक ऐसा एसिड लेना चाह रहा हूं जो कि स्ट्रांग भी ना हो और वाटर से भी खराब ना हो। अरे वाटर से भी खराब हो सकते हैं ना। एल्कोहल, एल्कोहल C2H5OH, इसका जो Ka वैल्यू होता है 10 के पावर -16 15 के आसपास का होता है, तो ये तो वाटर से भी खराब हो गया, क्योंकि वाटर का कितना है माइनस। तो जो वाटर से तो अच्छा हो लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसा ना हो, यानी अब मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस रेंज में लेके चलूंगा, -14 से काफी ज्यादा, बट 10 के पावर -2 -3 से भी कम ही रखना है ताकि उनके बीच में रहे। यानी सबसे बढ़िया वैल्यू क्या होगी, 10 के पावर -4 -5 -6 -7 -8 -9, 10 के पावर -10, यानी 10 के पावर -3 से लेके 10 के पावर -10 वाली रेंज में सब कवर करना चाहता हूं। ये सारे वीक एसिड हैं। अब क्या होगा, तो क्या अब वाटर का H+ आयन सिग्निफिकेंट होगा, तो पहले मान लो नहीं है, पहले मान लो H+ फ्रॉम वाटर इज स्टिल नेग्लिजिबल, तो वैल्यू उस हिसाब से निकालो। अगर मान लो वैल्यू देखने में लग रही है कि नहीं यार ये तो वाटर का 10 के पावर जो -7 प्योर वाटर वाला पार्ट है उसके आसपास आ गया, तब वाटर का भी ध्यान रखेंगे। नहीं आया तो जो आंसर है वही करेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन लिखो, अब मैं वीक एसिड के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने ले लिया है 0.HCN ले लिया है, कितना 0.1 मोलर, जिसका Ka वैल्यू दिया हुआ है 10 के पावर -9। कितना दिया है, कितना है HCN का Ka वैल्यू 10 के पावर -9। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई इसके लिए बताओ H+ आयन कितना होगा NPH, OH आयन कितना होगा NPH POH, ये दोनों बताइए। अब बताओ दोनों का सम कितना होगा, कितना होगा pKw विच इज 14 के बराबर। अब निकालो जरा तो। अंडरस्टूड है बेटा, जब ऐसे लिखा हुआ है ना 0.1 मोलर का मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन ही है। कैसे सॉल्यूशन है, एक्वस। कितने कितने आए बताओ। देखो HCN से जो H+ आएगा इसमें भी इक्विलिब्रियम दिखाएंगे, और वाटर से जो आ रहा होगा उसमें भी इक्विलिब्रियम दिखाना है। दो इक्विलिब्रियम हो गए यहां पे। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इससे तो ज्यादा ही है, -9 यार, इससे 1,00,000 गुना ज्यादा है। तो अभी ये 0.1 था, तो 0.1 में से x निकाला, x, और ये 55.55 में से y निकालना पड़ेगा। और इस बारी हमारा जो H+ आयन है वो कितना होगा, x ऊपर से और y नीचे से। और हमें पता है कि y वैल्यू क्या होगी, मस्ट बी लेस देन 10 के पावर -7। ये कैसे पता, कैसे पता, क्योंकि जब प्योर वाटर होता है तो आता है 10 के पावर -7। जब कोई और आ गया साथ में एसिड तो उसका भी कुछ H+ आयन आएगा, कुछ भी आगे ये आया तो ये बैक जाएगा, जाएगा ना। ओके जी। तो ये जो x+ y का वैल्यू अभी मैं मान ले रहा हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देखते हुए इनके सेहत के हिसाब से समझ में आ रहा है कि x वैल्यू बहुत बड़ा होना चाहिए y की तुलना में। है दोनों ही घटिया, मतलब ये तो इससे बहुत बहुत बड़ा क्या होगा, 1 तो इससे बहुत बड़ा होगा। x वैल्यू खुद में कम आएगी क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अभी मैं ऐसे ही बस मान ले रहा हूं, कोई दिक्कत, तो बताओ x+ को मैं क्या मान लूंगा, x। बाद में चेक कर लेंगे, बाद में वेरीफाई भी कर लेंगे कि ये बात सही है कि नहीं है। अब क्या करूंगा, मैं पहले वाले इक्विलिब्रियम पे लगाऊंगा दिमाग कि Ka इज इक्वल टू H+ इंटू CN माइनस अपॉन HCN। और रखते हैं H+ कितना रखूं मैं,
x प्लस वाई लिखना चाहिए टेक्निकली। कितना लिखना चाहिए? लेकिन इसकी वैल्यू नियरली किसके बराबर है? तो मैं वहां पे x लिखूंगा, कोई दिक्कत? Cn माइनस कितना है और ये वैल्यू कितना है? 0.1 माइनस एक्स। और अभी हमने देखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना कम है, ये बहुत कम हुआ है, तो क्या मैं 0.1 माइनस एक्स को भी 0.1 लिख सकता हूं? रख दिया। ऐसा कर देने से थोड़ा तकलीफ बच जाएगा हमारा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.1, यानी ये 0.1 क्या था? यही तो सी था। क्या इसी को मैं c इंटू के लिख सकता हूं क्या? x की वैल्यू रूट ओवर के ए इंटू सी आ सकती है क्या? बोलो। अब ये वैल्यू उठा के रख दो, ये वैल्यू उठा के रख दो, रखो। x की वैल्यू आई कितनी? अंडर रूट 10 के पावर माइनस 9, 0.1 मिला के 10 के पावर माइनस 5। डू यू गाइज अग्री? सही आ रहा है? अब बताओ 10 के पावर माइनस 5 एंड 10 के पावर माइनस 7, क्या ये दोनों कंपेरेबल है? नहीं, 100 गुना ज्यादा है यार। और हम 5% भी अगर कोई चीज बड़ी या छोटी होती है किसी से, तो उसको भी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। 5%, ये तो 1%, 1% है लगभग लगभग। तो यानी कि इन दोनों का जो सम था x प्लस वाई, उसको मैंने x लिखा, वो मैंने ठीक काम किया। अब अगर तुम्हें ये बात समझ में आ रही है, 10 के पावर माइनस 5 क्या 0.1 से बहुत छोटा है? तो यानी यहाँ पे भी दो जगह assumption किए थे, दोनों सही है, बस हमारा आंसर सही है। तो अब कोई पूछे पीएच H प्लस आयन कितना है, तो बोलोगे 10 के पावर माइनस। समझ में आ रहा है? OH आयन कितना है? तो यार कितने लोग कह रहे हो ये पता है और ये निकालना है, तो मैं सेकंड इक्विलिब्रियम का यूज करूंगा। तो बताओ H प्लस आयन कितना था? बोलो। 10 के पावर माइनस, तो OH आयन कितना हो जाएगा? 5, और ये कितना आ गया? -9। अरे बाबा पीएच कितना आया? और ये कितना था? -9, तो पीओएच। अब थोड़ा समझदार होते तो ये जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि पीएच प्लस पीओएच दोनों का सम हमेशा कितना होगा? 14। एक भी डायरेक्ट अगर मुझे निकल गया तो दूसरा मैं 14 में से माइनस करके निकाल लूंगा, लेकिन मैं इसलिए जानबूझ के कर रहा हूं ताकि तुम्हारे अंदर से ना वो जो झिझक होती है, छोटे छोटे जो एजम्पशन है इसके अंदर, वो गलत ना हो जाए और ये पता नहीं लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। इसलिए मैं तुम्हें हर एंगल से दिखा रहा हूं, ताकि जब सवाल लगाओ तो किसी तरह का कंफ्यूजन दिमाग में बचे ही ना। कैसे भी स्टार्ट करो आप, एकदम प्लेन प्लेन, कुछ ज्यादा नहीं जानते हो तो भी आप एंड तक पहुंच जाओ। क्या आ रहा है सबको समझ में? अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता, बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर कितना है? देखते कौन बता पाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अल्फा HCN एंड अल्फा वाटर। चलो फटाफट फटाफट देखे क्या करते हो। 10 के पावर -9 HCl का कितना है? तो हमें पता है x अपॉन कितना? 0.1। x कितना है निकाला था अभी हमने, कितना है? कितना आ गया? -4। y अपॉन, बताओ y किसके बराबर है? OH माइनस ही तो y है, एंड वो कितना आया था? 10 के पावर, ये आ गया इसका आंसर। कितने लोग का सही हुआ ये? अरे आया समझ में? देख रहे हो तुम, पहले 10 के पावर -7 था। HCN जैसा वीक एसिड भी स्ट्रॉन्ग तो बहुत ज्यादा सप्रेस करता था, 1,00,000 गुना, लेकिन इसने भी, वीक ने भी वाटर को 100 गुना तो कम कर ही दिया। अरे पहले -7 रहता था प्योर वाटर में, अभी कितना है? -100 टाइम्स डिक्रीज तो किया ना। अरे बोलो। तो ये पावर है कॉमन आयन का, वो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा हो, कॉमन आयन आते ही दोनों की वैल्यू सप्रेस हो ही जाती है। स्ट्रॉन्ग वीक को सप्रेस करता ही करता है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे
कॉमन आयन इफेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, इसको जनरलाइज मत करो तुम लोग। आगे चले। अब अभी तक मैंने कितने एसिड तुम्हें करा दिए? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर, वीक एसिड प्लस वाटर। मान लो तीन चीज, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड प्लस वाटर ले ले। लिखो एक क्वेश्चन, देखते हैं क्या मजा आता है। तीनों ले लेते हैं। कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ 0.1 मोलर HCl। बिल्कुल बात नहीं बेटा। कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ 0.1 मोलर HCl एंड 0.1 मोलर HCN। इसका Ka लिख लो 10 के पावर -9। ये दिया था ना पिछली बार भी। अंडरस्टूड है कि वाटर है, एक्वस सॉल्यूशन, समझ गए ना? फाइन concentration of OH minus and pH. Come on, do it. ये कर ले गए तो तुम लोग एसिड के जितने भी कैटेगरीज बनती हैं सब में पास हो गए सर। अगर ये कर ले गए तो हो जाएगा, आसानी है, कुछ ज्यादा नहीं। कराऊंगा भैया, इसके बाद वही हो गया। नहीं टारगेट है दिमाग, टेंशन नहीं लो। ठीक है बच्चों, आ गया आंसर? बताओ अब तुमने जो H+ आयन लिया है वो कितना लिया है? दो इक्विलिब्रियम चल रहा है और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाली कहानी। ये सुनो, ये बताओ अगर ये 0.1 में से x गया, ये x आएगा, ये 55.55 में से y गया, तो ये y एंड ये 0.1 था। तो पहले तो ये कितने लोग समझ पाए वो हाथ उठाओ कि ये जो मैंने मार्किंग कर रखी है, क्योंकि आधा काम तो यही है। हो गया? अब कितने लोगों को ये बात समझ में आ रहा है कि क्लियरली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखते हुए -9 एंड ये -14 जितना कम उतना ही उसका प्रोडक्ट कम बनने वाला है। तो x इज क्वाइट लार्जर देन y एंड आई होप आपको समझ में आ रहा होगा 1 काफी बड़ा है x से भी। ये कैसे बता रहा हूं? क्योंकि Ka वैल्यू, सिंस Ka इज वेरी वेरी लेस देन 1, x value will be very very less than 1. Since Kw is very very less than Ka, that's why x will be very very greater than y will be very very less than x. यहां तक समझ में आ रहा है? अब बताओ, तुमसे मैं पूछूं कि H+ आयन कहां है? साइड में बताओ। x प्लस y प्लस 0.1। क्या आपको पता है x वैल्यू इज 10 के पावर -7 से भी कम, और y सॉरी x वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले निकाला था हमने, कितना? -5 से भी कम, और ये -7 से भी कम। अब बताओ ये दोनों वैल्यू जोड़ भी लो तो भी ये इसकी बराबरी, तो ये लगभग 0.1। आगे क्या समझ? अब तुम्हें H+ पता हो तो क्या साइनाइड आयन नहीं निकल जाएगा? क्या X निकल गया?
अरे बोलो मोटू, X निकल गया तो अब कितने लोग कह रहे H प्लस आयन हमें पता है, वो यहां रख दूंगा तो क्या OH माइनस निकल गया, Y निकल गया, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका भी पीएच भी, और एक बारी H प्लस तुम्हें पता है, OH माइनस पता है, तो पीएच भी सब कुछ निकल खाली हो गए। हो गया ना? ओके जी, तो यहां पे कौन किसको सप्रेस कर रहा है? HCl सबको सप्रेस कर रहा है, क्योंकि HCl सबका बाप है इसके अंदर। HCl is the strong electrolyte, this is weak and this is weakest among them. इससे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, कभी आपको ये अनफेमिलियर कुछ एग्जांपल दे दे, बोले HA लिया है HB लिया है, इसको देख के एकदम समझ में नहीं आ रहा है कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। इनको समझने के लिए इसके Ka वैल्यू देखो, Ka 10 के पावर -5, इसका Ka 10 के पावर -10, बता इसमें कौन वीक कौन स्ट्रांग? दोनों ही कमजोर। इन दोनों में HA थोड़ा बेटर है, यस और नो? तो अब इससे जो X निकल रहा होगा, इससे जो Y निकल रहा होगा, क्या समझ रहे हो? X प्लस Y की वैल्यू को लगभग क्या मानोगे? ऐसे करके सवाल लगा लेना, मिक्सचर ऑफ एसिड के भी क्वेश्चन आते हैं, कर ले जाओगे। देखो यार, सब मिला जुला करके इक्वेशन वही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब उसको कैसे यूज करना है, मैंने इनफ नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपको बता दिए हैं। आप अगर थोड़ा भी सिंसियर हो, पहले कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हो, तो भी आज आप पूरी तरीके से ग्रास्प करके जाओगे। इसके बाद भी ना करो तो तुम्हारी फूटी किस्मत यार, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। आओ चलो, अब जैसे तुमने देख लिया वीक एसिड, ऐसे एक वीक बेस, एक एग्जांपल कराऊंगा सिर्फ वीक बेस का। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, दो तरह के बेसिस हैं, एक एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल और एक होता है इनसॉल्युबल। कुशाग्र, एक एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल बेस का नाम बताओ जो वीक हो। कोई भी एक सॉल्युबल बेस बताओ जो पानी में पूरी तरीके से घुल जाए बट फिर भी वीक हो। क्योंकि ना घुलने वाले बेस तो हमें पता है, हाइड्रोक्साइड बेसिस। आपसे मैं पूछूं कि बताओ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है? नहीं। हाइड्रोक्साइड में एल्कली मेटल के पूरे पूरे, एल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम मैग्नीशियम छोड़ करके बाकी नीचे वाले डिसॉल्व हो जाते हैं। बाकी कोई भी हाइड्रोक्साइड, ये आयरन का हाइड्रोक्साइड, ये सब नहीं घुलते हैं पानी में। थोड़ा बहुत ही खूब पानी डालोगे तो बहुत कम Mg+2 एंड 2OH माइनस में, तो ये सॉल्युबल बेसिस का एग्जांपल ही नहीं हुआ। ये तो ऐसे बेसिस हैं जो टेक्निकली सॉलिड फॉर्म में है, इसलिए इनका डीलिंग कहां होता है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी में। तो कोई एग्जांपल बताओ भाई, कुशाग्र बताओ, इतना टाइम नहीं है। कोई सॉल्युबल बेस का नाम बताओ जो पानी में सॉल्युबल भी हो वीक भी हो। पूरी केमिस्ट्री पढ़ गए हो, अभी तक दिमाग में वो एग्जांपल नहीं आ रहा है बेटा, ये बहुत गलत बात है। जल्दी बताओ, टेल मी द एग्जांपल। द राइट आंसर इज अमोनिया। 1 degree amine, 2 degree amine, all the nitrogenous compounds are example of soluble weak base। कैसे? अमोनिया क्या कर देता है कि बेस, क्योंकि इसके अंदर तो कोई OH है नहीं। अमोनिया जब पानी में जाता है तो वाटर के ही डिसोसिएशन को प्रमोट कर देता है। इट डज लाइक दिस। इसी को कई लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं, इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं। राइटिंग दिस इज नॉट अ करेक्ट thing. You should always say that ammonia mixed with water. तो अब ये जो इक्वेशन है, इसी में Kb वैल्यू दिया रहेगा आपको। Kb या तो अमोनिया का दिया रहेगा या ये इसका दिया रहेगा, एक ही बात है, दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। राइटिंग Kb ऑफ अमोनिया एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज सेम थिंग ओनली। अब Kb जैसे मान लो मैंने दे दिया -5 और ये दे दिया कि 1 मोलर सोल्यूशन, अंडरस्टूड है। इसमें जब आप Kb लिख रहे होगे तो आपको NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन अमोनिया लिखना चाहिए, क्योंकि वाटर क्या है? प्योर है। एक्टिव मास हम उसका 1 लेके चलेंगे, उसको हटा के चलेंगे। तो जब भी Kb लिखा रहता है तो Kb का सिर्फ मतलब इन 3 कंपोनेंट से, वाटर से नहीं। वाटर का जो भी डीलिंग करते हो वो बिल्कुल अलग से करते हो। ये कहानी तो हमेशा पैरेलल चलती रहेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसका वैल्यू Kw है। H प्लस इंटू OH माइनस का वैल्यू किसके बराबर है? Kw। बताओ जल्दी, पीएच कितना आएगा इसका? फाइंड द पीएच ऑफ 0.1 मोलर aqueous solution, 1.1 मोलर।
find the pH of 0.1 molar aqueous solution of ammonia if the Kb value is given as 10 के पावर -5। B का मतलब यहाँ B क्यों लगा रहे हैं? बेस। कितना है? आ गया? आ गया? आओ देखते हैं, कुछ भी दम नहीं है इस क्वेश्चन में। क्या करना है? 0.1 माइनस एक्स, ये एक्स एंड ये एक्स, वही कहानी लगानी है कि k की वैल्यू को देख के ये समझ में आ रहा है कि x बहुत कम होगा एंड x वेरी वेरी लेस देन 10 के पावर 1। क्यों? क्योंकि kb वैल्यू क्या है? वेरी वेरी लेस देन 1। अब इस पूरे वैल्यू को मैं क्या लिखूंगा? 0.1 और इसको x। अब मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाऊंगा, x इंटू एक्स अपॉन 0.1 इज इक्वल टू 10 के पावर -5, x स्क्वायर इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू -3। x ही क्या है यहाँ पे? OH माइनस आ गया 10 के पावर -3। इन दोनों में से एक भी पता चल जाए तो दूसरा निकल जाएगा। तो H प्लस आयन कितना आ जाएगा जी? KW बाई OH आयन कितना आ गया? -14 अपॉन -3 इज इक्वल टू माइनस, बस यार POH कितना है? 3। pH कितना है? है ना आसान। अब इसी में मैं टफ बनाना चाहूं तो क्या करूंगा? 0.1 मोलर NaOH डाल दिया, लो करो क्वेश्चन। कुछ नहीं होगा। कितने लोग कह रहे हैं इससे जो OH माइनस में पहले X लिखता था वो कितना हो जाएगा? X प्लस 0.1 और अल्टीमेटली वही कितना हो जाएगा? 0.1। ये 0.1 पता है तो ये निकल जाएगा अमोनिया में। अगर मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो, नहीं निकालना है तो जरूरत ही नहीं, ये भी निकल जाएगा। H प्लस आयन OH आयन पता है तो ये निकल। क्या समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन करते हैं। अच्छा अभी मैं इसका कराया हूं, एग्जाम में आपको पिरिडीन दे देगा, कोई तकलीफ होगा क्या? अरे पिरिडीन प्लस वाटर दे दिया तो भी यही है, H प्लस इसको चिपका दो, पिरिडीनियम आयन बन जाएगा, NOH माइनस आ जाएगा। यहां पे जब लिख रहे होगे तो दिस इंटू दिस अपॉन दिस, H2O को बाईपास कर देना। अरे आया समझ में? ये किसका एग्जाम्पल था? वीक बेस का। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड या पॉलीबेसिक मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया H3PO4 और मैंने बोल दिया कि इसका 1 मोलर लिया है, तो क्योंकि ये पॉलीप्रोटिक मतलब एक से ज्यादा H प्लस आयन है, तो इसमें हो सकता है Ka1 भी दिया हो, Ka2 भी दिया हो, Ka3 भी दिया हो, ये सारी वैल्यूज दी हो और आपसे पूछे पीएच निकालो, क्या निकाल सकते हो? फाइंड द पीएच ऑफ 1 मोलर H3PO4, find the pH of 1 molar H3PO4 Ka1, Ka2, Ka3 values given as -4, -7 and -10। मान लो ये वैल्यूज तुम्हें दी हुई हैं। Ka1 का मतलब कितने लोगों को समझ में आया कि H3PO4 वीक एसिड है ना, तो जो पहला प्रोटॉन निकालेगा फर्स्ट H प्लस आयन, उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो Ka1 है। और जब सेकंड निकाल रहा होगा उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कौन सा है? Ka2। और जो तीसरा निकाल रहा होगा HPO4 2 माइनस H प्लस आयन प्लस PO4 3 माइनस, ये क्या है? Ka3। Ka1 2 एंड 3, ये तीन वैल्यूज दी हुई हैं। तो क्या आप मुझे यहाँ पे, पहला सवाल तो ये है कि पीएच बता सकते हो, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ HPO4 -2, ये बताओ इसका कॉन्सेंट्रेशन।
अब मैंने जो आपको ट्रिक अभी तक समझाई है उसका यूज करते हुए इसको सॉल्व करो, देखो होता है क्या तुम लोगों से। लगाओ दिमाग। हो गया? कर लिया बेटा? ध्यान से देखो क्या किया होगा आप लोगों ने। ये 1 में से कुछ x निकाला होगा, यहाँ x x, और क्लियरली क्योंकि ये वैल्यू बहुत कम है 1 से, तो x वैल्यू विल बी वेरी वेरी लेस देन 1। तो क्या मैं 1 माइनस एक्स को 1 मान लू क्या? अरे बोलो। अच्छा, है ना? अच्छा, ये जो x, ये देखो ये जो बन के आया ये क्या है? x। लेकिन कितने लोग कह रहे हैं सेकेंड इक्विलिब्रियम में इसमें से कुछ टूटेगा? तो जब यहां से टूटा तो यहां पे भी मुझे वही लिखना पड़ेगा ना, x माइनस वाई। ये कितने लोगों ने सही किया था? ये कॉमन आयन में इस बार घट रहा है, पहले जुड़ रहा था। अभी कितने लोग कह रहे हैं कि ये सर y जो बन गया है इसमें से ये भी तो कुछ टूट रहा होगा, z। तो ये z, तो यानी यहां y माइनस z क्या है, तो यहां y माइनस करना पड़ेगा। अब आपसे मैं पूछूं h प्लस आयन कितना है, तो पहले स्टेप से x, दूसरे स्टेप से y, तीसरे स्टेप से, क्या आपको दिख रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम होते जा रहे हैं? इससे एक चीज तो क्लियर है कि x वैल्यू विल बी मच ग्रेटर देन y एंड y विल बी मच ग्रेटर देन z, यानी तीनों को जोड़ना इज सेम एज राइटिंग x। जब इतना लिख दिया तो कहानी खत्म। इसके जगह पे क्या मैं लिखूं, x और ये पूरा, तो क्या आ गया x इंटू एक्स, एक्स माइनस वाई भी क्या हो जाएगा जी, y माइनस जेड क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड लिख ही दिया है, बाकी कहानी खत्म कर दो। x इंटू एक्स अपॉन 1 इज इक्वल टू के ए 1 10 के पावर माइनस 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब बताओ x तुम्हें पता चल गया, ये पता चल गया, h प्लस आयन पता चल गया, तो क्या ये नहीं पता चल जाएगा? क्योंकि हमें ये तो पता है x माइनस वाई की जगह ही हमें क्या लिखना है, x। अब मल्टीप्लाई करके रखते हैं, h PO4 -2 which is nothing but y, and x plus y plus z which is x upon x minus y which is x is equal to what, Ka2। कितने लोग करे तो खत्म हो गया, इसमें तो जरूरत ही नहीं पड़ा। ये वैल्यू कितना आ गया, Ka2 कितना है, Ka2 है ना, यही y कितना है 10 के पावर -7। अब अपना वेरीफाई भी करते रहो, क्या तुम्हारी x की वैल्यू y से बड़ी है? क्योंकि x कितना आया था, ये कितना है, 1,00,000 गुनी बड़ी है, इतना फर्क पड़ गया। अरे क्या समझ में आ गया? यही लॉजिक लगा के आगे बढ़ जाओगे, खत्म ना, पॉलीप्रोटिक का भी कहानी खत्म। अब देखो अगर इसी में क्वेश्चन ऐसा आ गया कि एसिड था, मैं बेस से टाइट्रेट कर दिया उसको, एसिड था और मैंने बेस से टाइट्रेट कर दिया, तब कर लोगे क्या? लिखो, देखिए क्या करते हैं। 1 लीटर
1 molar aqueous solution of acetic acid when neutralized by adding 0.5 mole of NaOH। एसिड था ना, तो उसको किससे न्यूट्रलाइज कर रहे हैं? बेस के साथ। न्यूट्रलाइज्ड बाई कितना? बोलो 0.5 मोलर NaOH, देन फाइंड। हाँ जी, मोल 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 मोल, सॉरी मोलर नहीं, मोल। मतलब वॉल्यूम नहीं लिया है, सिर्फ NaOH का कैप्सूल डाल दिया उसमें। समझ रहे हो ना? NaOH इज सॉलिड, तो कैप्सूल ऐड कर सकते हैं उसके। तो सिर्फ मैंने कैप्सूल ऐड कर दिया ताकि वॉल्यूम में कोई सिग्निफिकेंट चेंज ना आए, ताकि तुम्हें दिमाग ना लगाना पड़े ज्यादा। देन फाइंड द pH of this solution. Ka value 10 के power -6. Consider Ka of acetic acid to be 10 के power -6. Ka value of acetic acid to be 10 के power -6. क्या आ गया? नहीं, क्यों दिमाग लगा रहे हो? जैसे क्वेश्चन दिया उसको उसी फॉर्म में रखो। मैंने कुछ नाम लिया, क्यों डराना चाहते हो बाकी बच्चों को? ये बिना उस नाम के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाम बाद में ले लूंगा, पहले तो डर निकालना है अंदर से। नहीं, जो बोला वही लेना है। मैं बोल रहा हूँ कि 6 लेना है तो 6 लेना है, 10 के पावर -6। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, तुम रूट में ही वैसे कर दो आंसर। अभी समझा देता हूँ, मुझे पता क्या गलती कर रहे हो। कितना आ रहा है? 5.7 आ रहा है। तुम्हारा कितना है? आ रहा है अभी रास्ते में? ठीक है, ठीक है, आ जाए तो बता देना। हाँ भाई पुलकित, 0.3 आ रहा है पी और पीएच। हाँ बोलो भाई। यस, तेरा कितना आ रहा है? सेम। प्रभजोत, चलो और समझाता हूं। स्टॉप राइटिंग। किसी का भी आंसर 6 आया? एनीवन हु गॉट 6? चलो, कैसे आया 6 समझाओ।
मुझे सुनना ही नहीं था वो तो। नहीं वो सुनना ही नहीं है मुझे, नहीं एकदम सुनना ही नहीं है मुझे, कुछ नहीं, एकदम बहुत ही बकवास, सारे अप्रोच एकदम गलत है। आओ चलो बच्चों समझाता हूं तुम्हें कैसे आएगा ये वैल्यू। देखो सबसे पहले कितने लोग ये समझ पाए कि कोई इक्विलिब्रियम से पहले, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि NaOH का कैप्सूल ऐड किया और सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर था और ये 1 मोल था और ये कितना था 0.5, और हमने बचपन से एक ही चीज आज तक पढ़ी है, इतने बड़े हो गए तुम लोग, लेकिन क्या तुम्हें पता है एसिड और बेस एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, ये दोनों को एग्जिस्ट, मतलब लेते ही सबसे पहले इरिवर्सिबल रिएक्शन कराना था, ये पहले कितने लोगों ने कराया है वो हाथ उठाओ। इसके अलावा अगर आपने इसको नहीं कराया ना तो मैं बोलूंगा कि फिर इक्विलिब्रियम का कोई सेंस ही नहीं। सबसे पहले तो यही काम कराना था, एसिड बेस रिएक्शन, फर्स्ट थिंग दैट विल टेक प्लेस इज एसिड बेस रिएक्शन, फास्ट एंड इंस्टैंटेनियस एसिड बेस रिएक्शन, सबसे पहले तो ये काम होगा। मतलब यार ये तुमने ऐड किया नहीं, हो गया खत्म। जब ये पूरी लड़ाई खत्म हो जाए तो हमें ये देखना है जिंदा कितने लोग बचे हुए, क्योंकि जो जिंदा बचेंगे वही कुछ नाटक कर रहे होंगे। कौन जिंदा बचा? तो ये 1 मोल लिया था, ये 0.5 मोल, तो बचा कितना? 0.5। ये कितना बना? और ये कितने लोग कह रहे हैं वाटर 2-4 मोल भी बन जाए तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 1 लीटर पानी लिया है, उसमें 1 मोल भी बन जाता तो 18 ml ही ऐड होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन में टेक्निकली क्या क्या चीज है? CH3COOH है, जो कि क्या है? वीक एसिड। कितना है सर? 0.5 मोल पर लीटर, क्योंकि 1 लीटर सॉल्यूशन। दूसरा कितने लोग कह रहे हैं? एक है हमारे पास CH3COONA, क्या है ये? सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग। सोडियम का कोई भी कंपाउंड क्या होता है, मतलब ये पूरी तरीके से टूट के क्या बनेगा? CH3CO-Na+। ये तो हमारे किसी काम का नहीं है। कितना बनेगा? 0.5, क्योंकि था कितना? 0.5। अब 0.5 ये एसिटेट, और इसमें 0.5 में से x जाएगा तो ये XX। कितने लोग कह रहे हैं एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 0.5 प्लस x, नियरली 0.5। और ये कितना होगा? ये कितना होगा? 0.5 माइनस x, क्लोज टू 0.5 ओनली, क्योंकि मैंने ऐसा मान लिया है x इज वेरी वेरी लेस देन 1। क्यों मान लिया है? क्योंकि k विच इज 10 के पावर -6 इज वेरी वेरी लेस देन 1, इसलिए ये रिएक्शन प्रोडक्टिव नहीं है, आगे की तरफ बहुत कम जाएगा। क्या सबको यहां तक बात समझ में आ गई? अब क्या करना है यार, एक ही तो इक्वेशन पढ़ा है अब तक बचपन से हम लोगों ने, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। क्या यही सुना है आप लोगों ने भी? क्या इसकी वैल्यू पता है? क्या इसकी भी वैल्यू पता है? क्या यही बच गया हमारे पास? क्या H प्लस आयन कितना आ गया? 10 के पावर -6, तो pH कितना आ गया? किसी चीज का जरूरत पड़ा मुझे? टेल मी, डू आई नीड टू अप्लाई एनी हाई फाई इक्वेशन? कोई खतरनाक चीज, कुछ बड़ा सा हाइड्रोलिसिस, बफर सॉल्यूशन, पता नहीं क्या क्या नाम ले रहे थे तुम लोग, है ये सिंपली बफर सॉल्यूशन। नाम क्या है इसका? एसिडिक बफर। एसिडिक बफर किसको बोलते हैं? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वीक एसिड एंड उसका कॉन्जुगेट बेस, ये वीक एसिड एंड ये इसका कॉन्जुगेट बेस, दोनों कंसिडरेबल अमाउंट में आ जाए, सेम अमाउंट नहीं, कंसिडरेबल, नेग्लिजिबल ना हो। मतलब एक 0.5 मोल है तो दूसरा यार 0.2 मोल हो जाए, 0.3 हो जाए, 0.5 हो जाए, 0.8 हो जाए, 0.9 हो जाए। अब एक 0.3 मोल है, दूसरा 10 के पावर -5 ना हो जाए,
क्योंकि वो नेग्लिजिबल हो गया। इसलिए एक रेशियो दिया जाता है कि कॉन्जुगेट बेस और एसिड अगर इस रेंज में है सॉल्यूशन में कि 1/10 और 10/1, तो इसको तुम बफर समझो। ये बफर है। बफर कौन सा है, एसिडिक है, बेसिक है, वो डिपेंड करता है क्या क्या बचा है। जैसे ये वीक एसिड बचा हुआ था, इसलिए नाम क्या हो गया, एसिडिक बफर। अगर यही सॉल्यूशन में तुम्हारे पास ये मिल गया होता अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, तो आप बोलते कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है एंड ये, इसको हटाओ, सिर्फ इसको देखो, ये कॉन्जुगेट एसिड है इसका। ये दोनों वीक बेस प्लस कॉन्जुगेट एसिड, ये बेसिक बफर का पार्ट हो जाता है। अब कैसे बना सकते हैं, तो यार तुम सॉल्ट डाल दो, वीक बेस डाल दो तो भी बन जाएगा, वीक एसिड डाल दो, सॉल्ट डाल दो तो भी बन जाएगा, या अभी ऐसे करा लो जैसे मैंने कराया है। मैंने कैसे बनाया है इसको, एसिड लेके उसमें बेस डाल दिया, स्ट्रॉन्ग बेस, ताकि थोड़ा सा एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाए। ऐसे भी बना सकते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बफर सॉल्यूशन। समझ में आया? क्या फायदा है इस बफर सॉल्यूशन का, कि बफर सॉल्यूशन में पानी डालो, ये 1 लीटर के बजाय तुम 10 लीटर, 9 लीटर पानी और डाल दो, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 9 लीटर पानी डालोगे तो 10 लीटर एसिड के लिए भी बढ़ रहा होगा, 10 बेस के लिए भी बढ़ रहा होगा। जो रेशियो है ये दोनों का बाई 10 होकर के खत्म हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। H प्लस आयन जैसे पहले आया था वही। बोलते हैं बफर सॉल्यूशन का पीएच डाइल्यूशन से डिपेंड वीक एसिड का करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का भी करता है। उसमें पानी ज्यादा डालोगे, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, H प्लस आयन बदल जाएगा, इसलिए कहानी बदल जाएगी। बफर सॉल्यूशन में नहीं। और बफर सॉल्यूशन किस लिए जाने जाते हैं, कि अगर गलती से बाहर थोड़ा बहुत 1-2 बूंद H प्लस आयन स्ट्रॉन्ग वाले और OH माइनस स्ट्रॉन्ग वाले निकल के आ जाए यहाँ पे, तो भी पीएच को चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर मान लो 1 बूंद का मतलब 10⁻³ मोल लगभग H प्लस आयन। अरे मान लो ये 1 मोलर HCl, 1 बूंद, बहुत बड़ा बूंद ले लिया मैंने 1 ml वाला, इससे बड़ा बूंद क्या हो? अरे करीब 6-7 बूंद मिलाते हैं तो 1 ml बनता है। इतना बड़ा ड्रॉप मैंने ले लिया 1 ml वाला। अगर ये पानी में गिर जाए तो प्योर वाटर का पीएच अभी निकाला था, कितना था प्योर वाटर, 7। अगर ये गलती से गिर जाता 1 मोलर का, तो मोलैरिटी कितनी आती है HCl की पानी के अंदर, दिस इंटू दिस इज मोल। एंड 1 लीटर वॉल्यूम में मैंने मिलाया है इसको, तो 10⁻³ तब पीएच कितना आ जाता, 3। कुछ दिख रहा है? एक बूंद, बड़ी बूंद अगर गिर जाए पानी के अंदर तो पीएच 7 से 3 चेंज हो जा रहा है। यहां डाल के देखो, यहां डाल के देखो, ये बफर था, तुम इसमें पॉइंट यही वाला 10⁻³ मोल डालो HCl, कुछ होगा नहीं। वो HCl इससे रिएक्ट करेगा, इसमें से कितना पार्ट गायब करेगा, ये बेस है ना, H प्लस का H प्लस ले लेगा और पीछे आ जाएगा। तो यानी इस जगह से कितना कम होगा वो 10⁻³ और ये कितना बढ़ेगा, तो 5 माइनस 10⁻³ इज अप्रोक्सीमेटली 5। अरे 0.5 मतलब ये 0.5 प्लस 10⁻³ इज अप्रोक्सीमेटली, फिर से रेशियो वही आ गया, फिर से H प्लस वही आ गया। इसलिए बोलते हैं कि बफर सॉल्यूशन रेजिस्ट चेंज इन पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कली और स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज एडेड टू इट। अच्छा, बफर सॉल्यूशन का रेंज क्या होता है पीएच का, तो यही है। एक बारी इन दोनों का रेशियो कितना, 1/10, यानी एक बारी रेशियो 1/10 ले लो तो पीएच निकालोगे तो pKa -1। एक बारी 10/1 ले लोगे तो pH pKa +1। रेंज कहां से कहां हुआ, pKa -1 से pKa +1, चेंज कितना आया, 2 यूनिट। बफर सॉल्यूशन एक्ट्स बेटर इन 2 यूनिट चेंज इन pH। समझ में आया? एक फॉर्मूला होता है बफर कैपेसिटी, कितने लोग बता सकते हो बफर कैपेसिटी का, चेंज इन pH एंड न्यूमरेटर में होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन और OH माइनस एडेड पर लीटर एक्सटर्नली। बाहर से कितना मोल H प्लस आयन का और OH माइनस का तुमने ऐड किया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग pH में कितना बदलाव हुआ। एक, अरे मैंने बोला कि नेग्लिजिबल चेंज होता है, इसका ये मतलब नहीं कि चेंज ही नहीं होता है। अरे एक ड्रॉप डालने से चेंज नहीं हुआ, तुम HCl का मोल 0.01 मोल डाल दो तो फर्क पड़ने लग जाए,
0.1 मोल डाल दो तो फर्क पड़ जाएगा यार, 0.5 में से 0.1, एक को 0.6 बनाएगा, एक को 0.4, तो फर्क पड़ेगा ना, कम पड़ता है, और थोड़े बहुत अमाउंट पे तो पड़ता ही नहीं है। ये पावर है किसकी, बफर की। और बफर का अगर तुम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको मैं अगर ऐसे लिखूं तो K इज इक्वल टू वॉट, ऊपर क्या है बेस, नीचे क्या है एसिड इंटू H प्लस आयन। तुम यहां से pH निकालोगे तो आएगा pKa प्लस लॉग ऑफ बेस बाई एसिड, यही फॉर्मूला बनता है, यही हेंडरसन इक्वेशन है। इसको लाने के लिए यहां से यहां बढ़ते हैं, यानी ये अभी भी हमारा वैलिड इक्वेशन है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं ये स्ट्रक्चर आसान है, क्योंकि फॉर्मूला एक ही है, तुम उसको अपने से कॉम्प्लिकेटेड बना लो, तुम्हारी मर्जी है। इसमें इससे आसान कुछ चीज नहीं होती, समझना है, इसमें सबसे ज्यादा दिमाग लगाना है, बस यही है ना। सबको समझ में आ गया? सो वी आर डन विद दिस। कहां तक हो गया बेटा, बफर तक हो गया, है ना। अब मान लो यही मैं ऐड कर रहा हूं, ये जो 0.5 मोल ऐड किया है, इसके बजाय मैंने ऐड कर दिया होता 1 मोल, 1 मोल NaOH ऐड कर दिया होता तो क्या एसिड बचता? पूरा का पूरा एसिड कहां चला जाता, बेस में, न्यूट्रलाइज हो जाता, यहां पहुंच जाता। यानी अब सॉल्यूशन में एसिड रहा ही नहीं, अब पीएच कैसे निकाले? तो बोलते हैं कि अब आपको देखना पड़ेगा कि पानी के साथ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी कोई करता है क्या। अब वो करने के लिए देखो इसमें कई तरीके बताए जाते हैं, जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बताओ, दो तीन सॉल्यूशन दे रहे हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम कंसंट्रेशन चाहिए। ये तीन तरह के पानी के सॉल्यूशन में ले रहा हूं, एक में जो सॉल्ट मिलाया है वो है CH3CONA, और एक में मिलाया है अमोनियम क्लोराइड, एक में मिलाया है सोडियम क्लोराइड। मैं पूछूं इन तीनों सॉल्ट में से पीएच किसका 7 होगा, पीएच किसका 7 होगा? तो आपको लग रहा होगा यार ये ना तो एसिड है ना बेस है, तो पीएच 7 ही रहना चाहिए, क्योंकि कोई कॉमन आयन तो आएगा नहीं। अरे H2O का पीएच कैसे गड़बड़ होगा, जब कोई H प्लस बाहर से आ जाए, OH माइनस बाहर से आ जाए, तभी ना। तो आंसर है पीएच सिर्फ इसका 7 होगा, इन दोनों का 7 नहीं होगा। इसका पीएच ग्रेटर देन और इसका पीएच, कहने का मतलब ये एसिडिक होगा और ये, अब देखो मजेदार बात, इसमें कोई बेस तो है ही नहीं। तो आंसर ये है कि जो आपके दिमाग में चल रहा था ना वैसा बात है नहीं। ध्यान से देखो, अगर वीक एसिड हो गया और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जब तुम 1 मोल भी ले लोगे ना तो भी ये 100% रिएक्शन आगे नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत बचा रह जाएगा, बचा रह जाएगा। थोड़ा बहुत बचा रहने का मतलब NaOH बचा रह गया, स्ट्रॉन्ग बेस बचा रह गया, तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक, क्योंकि जो वीक है वो तो डिसोसिएट नहीं होता है ना। अरे कहने का मतलब इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करके ऑलमोस्ट 0.98 भी अगर पहुंच गया वहां पे, 98% भी हो गया, 2% बचा रह गया, क्योंकि ये वीक था एक पार्ट, तो 2% बचा रह गया, तो 2% NaOH तो बचा रह गया ना, और 2% ये अनडिसोसिएटेड बचा रह गया। तो बेटा 2% अगर OH माइनस है तो सोल्यूशन का नेचर कैसा कर देगा, बेसिक। इसलिए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज बेसिक इन नेचर। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड CH3COOH इज अ वीक एसिड, वहां से ये बन रहा है, एंड NaOH इज अ, तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज बेसिक इन नेचर, aqueous solution of salt of weak acid and strong base। सिमिलर जो स्ट्रॉन्ग पार्ट आता है वही नेचर हो जाएगा। aqueous solution of weak base and strong acid will be acidic in nature। is that clear? अब एग्जाम में एक तो ये क्वेश्चन आता है एसिडिक बेसिक और ये सब, एक क्वेश्चन ये भी आता है पीएच निकालो, पीओएच निकालो। अब क्या करें, अब क्या करें, इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ये सिर्फ नाम बदलता है, इक्विलिब्रियम बदलेगा, कहानी बिल्कुल वैसे ही रहेगी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ज्यादा कौन है कम कौन है, इसका सेंस आई होप कि आपको डेवलप हो गया है, तो आप कर लोगे। अब मैं सीधे आता हूं बिल्कुल आपके क्वेश्चन पे ना, कैसा क्वेश्चन आएगा, आपको दिया रहेगा
कि 0.1 मोलर सोडियम सॉल्ट ऑफ ये ले लिया है, मतलब 100% न्यूट्रलाइजेशन हो गया। और इसमें आपको दिया रहेगा के, वो भी किसका, एसिटिक एसिड का, कितना, मान लो -5 दिया है, और ये दिया है 0.1। अब पूछेगा इस सॉल्यूशन का पीएच अनडाउटेबली ग्रेटर देन 7, क्योंकि वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का है तो 7 से ज्यादा होगा, बेसिक होगा। कितना होगा ये एक क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? इसका तरीका होता है कि आप पहले इसमें और इसमें, क्योंकि ये सॉल्ट है ना, इसका दो पार्ट बनते हैं, कौन सा, नेगेटिव, एंड दूसरा कौन सा, Na+। ये कैटायन है और ये क्या है, एनायन। सबसे पहले आपको ये देखना है पानी के साथ रिएक्ट कौन करेगा। आंसर है कभी भी स्ट्रॉन्ग बेस से या स्ट्रॉन्ग एसिड से आए हुए आयंस कभी वाटर को अफेक्ट नहीं करते। इसीलिए सोडियम क्लोराइड पानी में ऐसे ही पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता है वो, क्योंकि उसमें दोनों ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग से आए हुए हैं। यहां ये स्ट्रॉन्ग से आया था NaOH, क्योंकि ये कहां से आया है, NaOH से, तो ये कुछ नहीं करता है, ये पानी को टच भी नहीं करता है। ये टच करता है, क्या करता है, जब भी कोई नेगेटिव आयन है और वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, बताओ इसको कौन सा आयन चाहिए फिर, H+। जैसे ही ये H+ लेकर के ये बनाया, वैसे ही क्या बाहर निकाला इसने। अब रीजन समझ में आया, KH मतलब हाइड्रोलिसिस। अब समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, बेसिक, क्योंकि तब नहीं दिख रहा होगा कि यार इसमें OH- कहाँ है। ये एक्चुअल में वाटर का H+ अपने पास रख लेता है, OH- निकालता है, इसलिए इसका सोल्यूशन कैसा होता है। तो कभी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड गेटिंग बेसिक सोल्यूशन ऑफ दिस, ड्यू टू एनायन हाइड्रोलिसिस, यू हैव टू से। कैटायन हाइड्रोलिसिस हुआ ही नहीं, अगर वो हुआ होता तो आपको H+ भी मिल जाता। इज दैट क्लियर? अब देखो ये क्वेश्चन आता है कि भाई KH कैसे निकाले। चलो मान लो ये कंसंट्रेशन दिया हो, ये बताओ अगर ये C दिया हो, C-X, ये X KH की वैल्यू क्या होगी, CH3COOH इंटू H+, सॉरी OH- अपॉन वॉट, CH3COO-, यही लिखा जाएगा। अच्छा ध्यान रखना, वाटर यहाँ पे भी बाईपास कर देते हैं एक्टिव मास 1 रखते हुए, ठीक है। KH तुम्हें पता है, अगर है तुम्हें ये दोनों वैल्यूज पता है तो क्या OH- नहीं निकल जाएगा, बोलो। और ये दोनों तो पता नहीं है जी, एक X है, X। अब मैं कह रहा हूं कि एकदम सिंपल सॉल्व करके देखो, ये X को नेग्लिजिबल मान लो, वेरी वेरी लेस देन C, C-X विल बी अप्रोक्सीमेटली C, और ये X इंटू एक्स अपॉन C इज इक्वल टू KH, यहां से X² इज इक्वल टू KH इंटू C। X की वैल्यू निकाल लो, X निकल गया, OH- पता चल गया, OH पता तो H+ आयन भी पता, pH भी पता। क्या समझ में आया कैसे निकालना है? सारी तकलीफ ये है सर, KH तो दिया ही नहीं है, ये तो Ka दिया हुआ है, क्या करें। हाँ, तो हम लोग लगाएंगे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिब्रियम। उसमें क्या होता है, अगर दो इक्विलिब्रियम रिएक्शन को जोड़ने से तीसरा मिल रहा हो, तो तीसरे वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्या याद है, A से B जा रहा हो K1 हो, B से C जा रहा हो K2 हो, और सीधा A से C जा रहा हो, इन दोनों को जोड़ के मिल रहा है तो K1 इंटू K2। क्या ये पता है? बस इसी पे ये निकलने वाला है। बताओ वीक एसिड का तुम्हें दिया है ना, तो तुम्हें यानी ये वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, वीक बेस, सॉरी वाटर का पता है आपको कितना होता है। अच्छा इससे कॉन्जुगेट बेस वाला जो पार्ट था अभी हाइड्रोलाइज कर रहा था, जो यही क्या था, यही था ना। आप मुझे बताओ क्या ये दोनों को जोड़ दिए मिल रहा है, चेक करो। अरे देखना, इसको इसको जोड़ना रे मोटू, क्या कर रहे हैं, मुंह सर पहले ही मुंह से निकल जाएगा, जोड़ना मिल रहा है। इसका मतलब इसका इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई बाय इसका इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? सो KH into K is equal to KW। तो KH कितना हो गया, KW भाई। आ गया बात समझ में? ऐसे ही तुम्हें करना है हर बार। और एक बार वैसे बता देता हूँ, कहानी खत्म करो। एक एसिड एंड बेस, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए ये रिलेशन हमेशा होल्ड करेगा, K into Kb, क्योंकि ये लिखा जरूर KH है, लेकिन कितने लोग बोल रहे हैं कि ये KH Kb की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसमें ये बेस है। तो कभी Kb लिखा होगा तो Kb ऑफ व्हाट, इसका दिया होगा, K किसका, इसका। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा,
है, याद रखना, क्योंकि दोनों कॉन्जुगेट से पेयर है। क्या हो गया हाइड्रोलिसिस भी, है ना, आसान है ये भी, बस वही ये देखने का तरीका बदल देना है। अच्छा एक बात बताओ, इसी में अगर मान लो और थोड़ा सा एक ऊपर चले गए, और ऊपर जाने का मतलब कि मान लो मैंने दे दिया 0.1 मोलर this and I have added NaOH on top of it। चलो कह रहा था हाइड्रोलिसिस ये भी तो इक्विलिब्रियम ही है ना, ये भी तो वीक की तरह ही बिहेव करेगा। NaOH से आया हुआ OH माइनस को हम मेन मान लेंगे, बाकी कहानी सब पता है, ऐसे करके टफ से टफ क्वेश्चन ऐसे बनाते चले जाओ, बनता ही चला जाएगा, तो कोई लिमिट नहीं आएगी। कंसेप्ट पर इज दैट क्लियर? तो जैसे केटायन हाइड्रोलिसिस वैसे ही एनायन हाइड्रोलिसिस बेटा। अब लास्ट केस किसका आता है? सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। हाँ अच्छा वो मैंने कराया था क्या? वो तुम लोग को कराया था, बट फिर भी अगर डाउट होगा तो कल कुछ क्वेश्चन कर लेंगे इसके। एंड अभी फिलहाल के लिए आपके लिए काम क्या है? PYQ इसके कम से कम सिर्फ KSP वाले वैसे तो कर लेना, अगर हो सके तो लास्ट लेक्चर ही होगा यार, देख लेना थोड़ा बहुत, उसमें ज्यादा कुछ नहीं, इतना समझ में आ गया ना तुम्हें, वो भी आ जाएगा। अब मैं उसके आगे करवाऊंगा नहीं, इतनी तुम जिम्मेदारी लो, लास्ट वाला लेक्चर का पार्ट देख लेना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला। बहुत आगे तक मत जाना, सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन नहीं करना है, जेईई मेन के लिए उतना ही बस, ठीक है? वो कर लेना। और कम से कम PYQ बेटा, कम से कम, आई नहीं कम, मैं बोलूंगा कि अभी से लेकर के मतलब एक ऐसे करो ना 30 क्वेश्चन का डेली डेली करके, कम से कम तुम इसके, कम से कम यार मैं बोलूंगा कि 120 प्रॉब्लम लगाओ अभी से लेकर के सैटरडे तक। इतना हो पाएगा? क्योंकि तब ये हेल्प करेगा आपको इलेक्ट्रो में, नहीं तो इससे कम लगाओगे तो फिर वही वहां पे फंसोगे। तो 115-20 क्वेश्चन कर लो। मैं आईनिक को टेस्ट पक्का करूंगा, इस वीक में करूंगा, और वो भी एकदम आखिरी रात्रि वाले दिनों में, तो तब तक आप पूरा खत्म करके बैठ जाओ। और हाँ, घर पे आज आपके एक नहीं दो काम है, एक तो ये करना है, और जाके क्या रिवाइज करना है? केमिकल काइनेटिक्स ढंग से रिवाइज करके आना, क्योंकि कल मैं क्वेश्चन से ही शुरुआत करूंगा, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर द क्लास।